हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू gmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए फ़ोटोशॉप स्टार्ट करते हैं। आप सबसे जो पहला सॉफ्टवेयर बेसिक का आता है वो होता है फ़ोटोशॉप, जिसमें हम डिज़ाइन बनाना सीखते हैं और इसके बारे में हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या काम होते हैं, कैसे इसको चलाना है। और हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, एकदम बहुत ईजी वे में सीखेंगे, बिल्कुल भी मतलब मुश्किल नहीं लगेगा आपको सीखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले कोई भी सॉफ्टवेयर आप ऑन करो, सबसे पहले आपको फाइल और न्यू में जाना होता है। मैंने न्यू पे क्लिक किया। देखो, ये मैं अभी आपको बताता हूँ फाइल और न्यू का डिफरेंस, न्यू और ओपन का डिफरेंस क्या होता है। देखो, इसका मतलब कि हम एक नया साइज़ ले रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैंने ये वीडियो साइज ले लिया 1920x1080। विड्थ मतलब मैं अभी बताता हूँ। विड्थ मतलब चौड़ाई, हाइट मतलब लंबाई। अब सपोज़ करो मैं अभी इसको यहाँ से एक इमेज निकाल लेता हूँ। यहाँ पे गूगल इमेजेस में जाके एक इमेज निकाल दो। पहले बेसिक को समझना है आपने। इंटीरियर की एक इमेज निकाल लेता हूँ। देखो, कभी भी आप इसमें इंटरनेट पे जाओगे तो आपको टूल्स के अंदर जाना है। सबसे पहले साइज़ हमेशा लार्ज रखना, ताकि जितने भी यहाँ पे सर्चिंग ऑप्शन आए सारे साइज़ बड़े आए। लार्ज रखोगे तो हर इमेज आपकी बड़ी शो होगी। अगर ये वाला रख दोगे एनी साइज़ तो मिक्स हो जाएगा, यानी मीडियम, लो, लार्ज तीनों मिक्स हो जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ बड़ा रखना है, लार्ज। और अब एक काम करते हैं, इंटीरियर की हम ये वाली इमेज निकाल लेते हैं। देखो, सबसे पहले अब यहाँ पे आते हैं विड्थ और हाइट। देखो, सबसे पहले जो लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे इसका साइज़ लिखा हुआ है इमेज का। देखो, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है 2210। इसका मतलब है ये पहली विड्थ है, सेकंड 1240, ये सेकंड है हाइट। पहली ये चौड़ाई, दूसरी लंबाई। चौड़ाई होती है लेफ़्ट टू राइट, देखो लेफ़्ट टू राइट ये वाली। और हाइट होती है लंबाई, यानी अगर मैं अपनी हाइट नापूँ तो ऊपर से नीचे तक नापूंगा, तो यानी सेकंड वाली हाइट होगी, ऊपर से नीचे मतलब अप एंड डाउन हाइट, और लेफ़्ट टू राइट ये चौड़ाई। तो ये होता है इमेज साइज़, जो अब हम न्यू में कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। पहले सेव इमेज एज डेस्कटॉप। लेकिन ये HTML फॉर्मेट है, आप इसको मत कीजिए। दूसरा इमेज लीजिए, हमें JPEG करना है अभी। ये मैं आगे आपको सब बताने वाला हूँ बेसिक कि कैसे कैसे चलाना है, कैसे कैसे करना है। इसको सेव इमेज एज डेस्कटॉप, ये JPEG फॉर्मेट रखना अभी आप। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, देखो अब क्या करना है मुझे, वापस फोटोशॉप के अंदर चलते हैं। फोटोशॉप के अंदर जाते ही देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहला हमेशा विड्थ होती है, सेकंड हाइट होती है। इमेज कोई भी हो, इंटरनेट से आप कोई भी इमेज अगर डाउनलोड करोगे तो पहली हमेशा विड्थ होगी, सेकंड हाइट। यानी अगर कोई क्लाइंट आपसे पूछ रहा है कि इतने बाय इतने, यानी वो ये कह रहा है कि 1500 मल्टीप्लाई 1300, तो यानी वो पहली विड्थ बता रहा है, सेकंड हाइट बता रहा है। तो ये ध्यान रखना आप, क्योंकि फोटोशॉप के अंदर भी देखो सबसे पहला ऑप्शन आएगा विड्थ का। देखो, ये विड्थ का ऑप्शन आएगा, सेकंड आएगा हाइट का। ये देखो, ये विड्थ, ये हाइट। तो समझ गए होंगे आपकी कैसे इसको, ये पहली चौड़ाई, दूसरी लंबाई। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। देखो, अभी मैं न्यू ले रहा हूँ। अब एक काम करता हूँ, 1920 कर देता हूँ। पहले मैं आपको इसको ओके करके दिखाता हूँ, फिर हम इसकी डिटेलिंग समझेंगे। फिर 1080, ये 1080, इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। जैसे ही क्रिएट किया तो देखो, ये मेरा वीडियो साइज़ आ गया पूरा 1920 1080। अब मैं यानी वो ये कह रहा है कि मैं इस पर डिज़ाइन बना सकता हूँ, क्योंकि न्यू लिया मैंने। न्यू मतलब कि शुरू से नया मैं क्रिएट कर सकता हूँ। इसके ऊपर अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ, अपनी फ़ोटो लगा सकता हूँ, उसको एडिट कर सकता हूँ, एक ऐड बना सकता हूँ अपनी JMD की, कुछ भी मतलब मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। और अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको लॉक खोलता हूँ और देखो, सबसे पहले हमें इसको समझना है। अब मैं काम करता हूँ, फाइल ओपन करता हूँ। ओपन कर लिया, डेस्कटॉप पे वो मेरी इमेज थी, ये देखो इंटीरियर वाली, ये मैंने ये भी ओपन कर ली। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, फोटोशॉप के अंदर एक तो न्यू ओपन हो गई, जो मैंने न्यू ओपन की। साइज़ मैंने अपनी मर्जी से रखा था 1920 1080। सेकंड, मैं ऑटोमेटिक ये वाली लेके आया इमेज, जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की थी। तो यानी ओपन और न्यू का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज़ अगर न्यू करेंगे तो न्यू आएगी, अगर ओपन करेंगे तो पुरानी इमेज या फिर पुराना वर्क कोई भी ओपन हो जाएगा। तो ठीक है, पहला ऑप्शन था विड्थ एंड हाइट का, जो हमने अभी देखा। सेकंड ऑप्शन में आते हैं हम, इसमें पिक्सल्स। यहाँ पे देखो, सबसे पहले कुछ ऑप्शन होते हैं, इसे जानने से पहले हम इस पे आते हैं मोड पे। अभी इसके अंदर कुछ मोड हैं। देखो, सबसे पहले बिट मैप है, ग्रे स्केल है, RGB कलर है, CMYK और लैप कलर। और जो मेन होता है हमारे, ये दो पे वर्क होता है ज़्यादातर। RGB कलर ज़्यादा होता है यूज़, CMYK प्रिंटिंग के लिए। अगर आप कोई भी प्रिंटिंग का काम करने जा रहे हैं तो आप CMYK मोड पे काम करेंगे। ठीक है, कोई भी प्रिंटिंग, जैसे मुझे कुछ अपना पैम्पलेट छपवाने हैं, बैनर छपवाने हैं अपने नाम के, जो आप सड़कों पे देखते हैं नेता लोगों के, जो भी बोर्ड लगे होते हैं। चाहे आप दिल्ली में इतनी सारी सड़कों पे ऐड देखते हैं कि हर कोई नेता अपनी ऐड दे रहा होता है, तो वो सारा जिस पे भी अगर प्रिंट होगा वो CMYK मोड पे होगा। यानी अगर आप कोई भी काम करेंगे प्रिंटिंग से रिलेटेड तो वो CMYK मोड पे फोटोशॉप पे डिज़ाइन होगा। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, जैसे सपोज करो RGB कलर, ये RGB मोड है,
और मेरे को अब जो भी ऑनलाइन दिखाना है, जैसे मैंने अपना एक लोगो बनाया या अपना एक डिज़ाइन बनाया, तो और इसको मैं ऑनलाइन प्रमोट कर रहा हूँ, फेसबुक पे कर रहा हूँ, ट्विटर पे कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे ग्रुप हैं व्हाट्सअप के, उस पर कर रहा हूँ, तो सारा ऑनलाइन आ गया। तो जितना भी ऑनलाइन काम आता है हमारा, जो भी हम ऑनलाइन डिज़ाइन करते हैं, शेयर करते हैं या फिर उसको अपलोड करते हैं, तो वो RGB कलर पे होता है। यानी जितना भी डिजिटल वर्क होगा, RGB मोड ऑनलाइन हो गया कि ऑनलाइन वर्क दिखाना है हमें, ऑनलाइन डिज़ाइन, और CMYK के प्रिंटिंग का काम, तो दोनों मोड यूज़फुल हैं। अब इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। RGB की फुल फॉर्म है रेड ग्रीन ब्लू। तो ये बताऊंगा आगे डिफरेंस क्या होता है सब में, रेड ग्रीन ब्लू RGB की फुल फॉर्म। और CMYK की है सियान, मैजेंटा, येलो, और के इसमें इसको डिफ़ॉल्ट बोलते हैं, के को, यानी डिफ़ॉल्ट होता है ब्लैक। सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, के को ब्लैक बोलते हैं इसमें। तो 2 मोड पे काम होगा हमें, क्योंकि अब देखो एक बात बताओ, अगर ये इंटीरियर डिज़ाइन है, अब ये ऑनलाइन है, मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ इसको, क्योंकि मेरे हाथ में अगर कोई इसका प्रिंट नहीं है, तो ये RGB मोड पे है, जितना भी कलर RGB मोड पे। अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो सारे कलर जितने शो कर रहे हैं सारे RGB मोड पे हैं। अगर आप कहीं मूवी देखने जा रहे हो और सामने स्क्रीन पे मूवी चल रही है, तो वो भी RGB मोड है, क्योंकि सारा डिजिटल है, ऑनलाइन है। और अगर प्रिंटिंग का काम होगा तो वो आपका होगा CMYK। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे 2 मोड पे काम है। बाकी ग्रे स्केल है, ये इन सब के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जो 2 मेन है उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन दोनों का ही काम ज़्यादातर होता है। ठीक है, ये लैब कलर, ये तीनों, मैं हर चीज़ की नॉलेज आपको देता जाऊंगा आगे, बस अभी आपको सिर्फ 2 पे काम करना है, क्योंकि फोटोशॉप स्टार्टिंग में अगर आपको समझ में आ गया तो हर चीज़ समझ में आ गई। तो अब आप समझ गए होंगे RGB मोड और CMYK। प्रिंटिंग के लिए CMYK मोड और ऑनलाइन डिजिटल के लिए RGB मोड। तो हम अभी देखिए, और हाँ, प्रिंटिंग में काम आता है। देखो ये, अब जैसे सपोज करो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको प्रिंटिंग में इंचीज, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में काम करना होता है। ये प्रिंटिंग के काम है सारे। वो बताएगा आपको कि कितने इंच में आपको काम करना है। जैसे उसने बोला 12 बाय 10 इंच, यानी पहली विड्थ होगी, सेकंड हाइट होगी। 12 मतलब विड्थ हो गई, 10 मतलब इंच हाइट हो गई। तो वो आपको ऐसे बताएगा। सेंटीमीटर बोला 200 मल्टीप्लाई 150, यानी 200 पहली विड्थ मल्टीप्लाई 150 मतलब हाइट। तो पहली हमेशा विड्थ रहेगी, सेकंड हाइट रहेगी। तो प्रिंटिंग का काम होता है इंचिस में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। और RGB जो मेन हमारा RGB होता है वो मोस्टली पिक्सल में ही होता है, यानी हम पिक्सल में ही वर्क करते हैं ज़्यादातर। अब देखो यहाँ पे मैं ये इमेज मैंने डाउनलोड की थी आपके सामने, तो ये जितने भी इमेज ऑनलाइन शो कर रही हैं सारी पिक्सल्स में शो कर रही हैं। और मैं अभी आपको बताता हूँ ये पिक्सल्स होते क्या हैं। देखो मैंने यहाँ पे अभी ओपन की थी यहाँ पे एक इमेज, इसको मैं जूम कर लेता हूँ Ctrl+, जितना जूम कर लेता हूँ, ये जितने भी बॉक्सेस आप देख रहे हैं ये सारे पिक्सल्स हैं, यानी अब आप पिक्सल्स पे काम कर सकते हैं। और हम इंटरनेट पे जो ऑनलाइन हमारा काम होता है वो सारा पिक्सल्स पे ही होता है। अब Ctrl+ करते हैं, फिट स्क्रीन। देखो अब स्टार्ट करते हैं दोबारा, फाइल न्यू। देखो इमेज को जितना जूम कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पिक्सल्स होते हैं ये, और इन चीज़ प्रिंटिंग के काम में यूज़ होता है। अब ऑनलाइन आप कुछ भी सर्च कर लीजिए, जैसे मैंने इंटीरियर किया, आप मूवी पोस्टर कर लीजिए। देखो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मूवी पोस्टर, अब देखो जितना भी मैं ऑनलाइन काम देख रहा हूँ सारा RGB कलर है, RGB मोड है। और ये देखो ये जितने भी आपके साइज़ दिखाएगा नीचे 1000 बाय 1449, यानी पहली विड्थ दिखाएगा, सेकंड हाइट। तो ये सारा पिक्सल्स में शो कर रहा है ऑनलाइन। ऐसा नहीं है कि हम कर सकते हैं, इंचीज़ में भी हम जान सकते हैं। देखो अब अगर कन्वर्ट करना हो, सपोज करो क्लाइंट आपको कहता है कि 1000 बाय 1000 पिक्सल है, यहाँ पे मैं 1000 लिख देता हूँ। और क्लाइंट को भी नॉलेज नहीं है, वो ये कहता है कि 1000 बाय 1000 पिक्सल में, देखो ये 1000 बाय 1000 पिक्सल बता रहा है। अब इसको कन्वर्ट करना है, वो ये कहता है कि मुझे प्रिंट करवाना है और मेरे को 1000 बाय 1000 पिक्सल है। इसका हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 1000 बाय 1000 पिक्सल को इंचीज़ में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे देखो 3.333, यानी हम इंचीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस पिक्सल को, सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी 1000 बाय 1000 का इतना मिलीमीटर बनता है पिक्सल्स की जगह, सेंटीमीटर इतना बनता है 1000 बाय 1000 का। ये पिक्सल से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब पिक्सल टू इंचीज़ में इतना बनता है। अगर मैं सपोज करो यहाँ पे विड्थ 5 रख देता हूँ, हाइट भी 5 रख देता हूँ। अब मुझे इसका पिक्सल बताना है क्लाइंट को, कितने पिक्सल में आपका काम होगा, तो उसको कन्वर्ट कर दो सीधा पिक्सल में। 1500 बाय 1500 यानी 5 बाय 5, सिंपल है। यानी अगर मैं यहाँ पे इंचीज़, अगर क्लाइंट ये कह रहा है कि मुझे 6 बाय 6 इंच में काम करना है और वो ये कह रहा है कि मुझे इसका पिक्सल बता दो, इसका कितना पिक्सल्स में आएगा, तो आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ से इसी 6 बाय 6 में पिक्सल पे देख लो कि 1800 बाय 1800 का इसका पिक्सल बन रहा है। तो मतलब दोनों तरफ से आप यूज़ कर सकते हो, कन्वर्ट भी कर सकते हो और आपको पता भी चल जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, आप किसी में भी काम कर सकते हो। जो अगर आप फ्रीलांसर हो तो आपको खुद क्लाइंट बताएगा कितने इंचेस में आपको प्रिंट करवाना है, डिज़ाइन है इतने में बनाना है, इतने सेंटीमीटर रखना।
और अगर वो पूछे कि इसका कितना, अब जैसे आपको सपोज करो इंचज़ बता दिया उसने, 6x6 इंचज़ है, अगर क्लाइंट जानना चाहता है कि इसका मुझे कितना सेंटीमीटर बनेगा, 6x6 इंचज़ का कितना सेंटीमीटर बनता है आप मुझे बता सकते हैं, तो आप सीधा जाओ फोटोशॉप के अंदर, इंची की जगह सेंटीमीटर कर दो, तो देखो वो आप बता देना 15.24 सेंटीमीटर बन रहा है आपका। अगर क्लाइंट पूछे कि मुझे इंची ये 6x6 इंचज़ है, अगर मैं 5x5 का भी रेशियो मान के चलूँ कि 5x5 इंचज़ क्लाइंट पूछता है कि इसका मेरे को मिलीमीटर बता दो, इसका कितना मिलीमीटर आएगा, क्योंकि कपड़े का काम है, कपड़े का काम अगर सपोज करो कपड़े का डिज़ाइन आ गया तो आपको हो सकता है कि मिलीमीटर में भी बताना पड़े। देखो 127x127, तो अब आप समझ गए होंगे कि कन्वर्ट कैसे करना है। क्लाइंट कुछ भी मतलब पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि कितने इंचज़ हैं, और 5 इंचज़ का कितना मिलीमीटर बनता है, और 5 इंचज़ का कितना सेंटीमीटर बनता है, और 5 इंचज़ का कितना पिक्सल बनता है। तो हर चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको अब समझ में आ गया होगा चारों का खेल। लेकिन ज़्यादातर प्रिंटिंग में तीनों यूज़ होते हैं, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और पिक्सल यूज़ होता है ऑनलाइन, जो अभी मैंने आपको बताया। जितना भी आप इमेज कोई भी सर्च करें, कोई भी पोस्टर मूवी देखें, तो सारा यहाँ पे पिक्सल शो कर रहा है। देखो 18x28 विड्थ पिक्सल्स, 28x53 पिक्सल्स, और ये होता है PPI, पिक्सल पर इंच। वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ये डिटेलिंग का काम है, आगे हम देखेंगे, अभी बेसिक जानते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पिक्सल्स क्या होते हैं, और ऑनलाइन काम सारा हम पिक्सल में भी कर सकते हैं, प्रिंटिंग का काम हम इसमें कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन 300। कई इमेज का रेजोल्यूशन लो होता है। जैसे अगर मैं इसी रेजोल्यूशन पे आऊँ इस इमेज का, तो इसका नीचे अगर मैं चेक करूँ तो इसका रेजोल्यूशन है 72 ppi, पिक्सल पर इंच, 72 रेजोल्यूशन है इस पिक का। तो यानी इसका रेजोल्यूशन कम है। होता क्या है, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है। सपोज करो आप फोटोग्राफर हैं, आपके पास 1.5-2 लाख का कैमरा है, आप उससे अगर अच्छी फ़ोटो खींचते हैं तो सामने जो क्वालिटी आती है वो आपकी आएगी 300 रेजोल्यूशन में, क्योंकि इससे कम में तो आप खींचेंगे नहीं। मिनिमम ये तो रखना ही है आपको 300। अब मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सर्च करता हूँ। देखो अब मैं ये सर्च करता हूँ हाई एंड लो रेजोल्यूशन इमेजेस। जैसे इस पर मैंने सर्च किया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस पे चलता हूँ, देखो वो ये दिखा रहा है 300 DPI, यानी डॉट पर इंच या PPI पिक्सल पर इंच, दो पे ही काम होता है। एक यानी वो ये कह रहा है, देखो इसको अगर मैं यहाँ पे पहले अगर जूम कर दूँ, वो ये कह रहा है पिक्सल, ये PPI होता है रेजोल्यूशन का 300। वो ये कह रहा है कि 1 इंच के अंदर आपके 300 बॉक्सेज हैं, ये 300, और वो 1 इंच के अंदर। तो वो, और जो 72 दिखा रहा है वो कई इमेजेस में कह रहा है कि वो 1 इंच के अंदर 72 बॉक्सेज हैं। तो इसका डिफरेंस यही है। यानी अगर DPI डॉट पर इंच 72 है इसके अंदर लो रेजोल्यूशन, क्योंकि वो लो रेजोल्यूशन इमेज है, ये हाई रेजोल्यूशन इमेज है, जिसकी क्वालिटी आपको अच्छी लगे। जैसे ये दो हैं, देखो इसकी क्वालिटी अच्छी है, यानी 300 वाले की, ये इसकी तो क्वालिटी थोड़ी कम है, यानी गिर गई है, लो क्वालिटी हो गया ये। तो हाई रेजोल्यूशन रखेंगे तो देखो साफ दिखेगा हमें। और डॉट पर इंच PPI, पिक्सल पर इंच, ये डिटेलिंग में आपको आगे बताने वाला हूँ कि कैसे इसमें काम करना है। अभी आपको सिर्फ बेसिक समझना है। और अब सपोज करो आप फोटोग्राफर हैं, आप 2 लाख के कैमरे से फ़ोटो खींचने जाते हैं और आपका रेजोल्यूशन 300 है, यानी आपकी क्वालिटी अच्छी आ रही है। जैसे अगर आपने ये वाली क्वालिटी पीछे अभी, हाँ अब देखो आपने सपोज करो ये फ़ोटो खींची, आपने इस लड़की की फ़ोटो खींची, देखो क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है इसकी। अब इसका हम रेजोल्यूशन इसका हमेशा हाई होता है। जो आप अगर आप फ़ोटो खींचेंगे तो रेजोल्यूशन हाई रखेंगे। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है, अगर आप गूगल पे इंपोर्ट कर रहे हैं, इस पर अगर आप कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी अपलोड कर रहे हैं कोई भी इमेज, या अगर मैं सपोज करो ट्विटर, फेसबुक जैसी जगहों पे इस पिक को अपलोड कर लूँ, तो हो सकता है मेरा रेजोल्यूशन गिर जाए, क्योंकि एक मैक्सिमम लिमिट होती है स्पीड इनकी अपलोड करने की। तो हाई क्वालिटी भी लो में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया है। आपकी हाई क्वालिटी इमेजेस हो सकता है लो में भी कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है आपने 300 रेजोल्यूशन पे इमेज फ़ोटो खींची हो, और आप जैसे ही फेसबुक पे लेके आए इसको, आपने अपलोड की वो पिक, तो वो रेजोल्यूशन कम हो गया हो। तो क्योंकि ये एक मिनिमम क्वालिटी होती है, तो ध्यान रखना हाई रेजोल्यूशन आप हमेशा हाई रेजोल्यूशन रखते हैं। जब भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते हैं, चाहे वो वीडियो चाहे वो इमेजेस हो, तो रेजोल्यूशन अपने आप कई बार लो हो जाता है, 72 भी हो जाता है अपलोड करते वक्त। हो सकता है किसी की क्वालिटी और भी अच्छी हो। अब मैं इसको अगर डाउनलोड करूं तो ये कम रेजोल्यूशन में डाउनलोड हो, क्योंकि अपलोडिंग की एक लिमिट होती है। अब जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं फेसबुक पे जाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो ये कई वर्क हैं जो मैंने भी, देखो यहाँ पे गुड मॉर्निंग मैसेज है सामने, या फिर कुछ भी है यहाँ पे। देखो अब जो भी यहाँ पे एक्सपोज करते हैं, इसी को ऑन कर लेते हैं। ये इमेज हो सकता है कि हाई रेजोल्यूशन इमेज हो,
लेकिन अब मैंने जैसे ही फेसबुक पे अपलोड किया, क्योंकि इसकी एक मैक्सिमम क्वालिटी है, यानी एक अपलोडिंग, अब जैसे कोई वेट करते हैं, देखो अब ये लोगो है, अब मैंने हाई रेजोल्यूशन पे बनाया था, जैसे ही मैंने इसको इसके ऊपर अपलोड किया तो ये लो रेजोल्यूशन हो गया, क्योंकि इसकी क्वालिटी गिर गई, आधी क्वालिटी गिर जाती है अपलोडिंग में। तो ध्यान रखना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमेशा आपको क्वालिटी कम मिलेगी, तो मतलब पूरी प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमेशा कोशिश करना हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हो और 300 मिनिमम रखना। और अगर आपका कैमरा अच्छा है या 2 लाख का 2.5 लाख का फोटोग्राफर है तो आप रेजोल्यूशन आजकल बढ़ भी रहे हैं, यानी 400 प्लस भी जा रहे हैं, तो इससे कम में मत जाना कभी। तो आपको समझ में आ गया होगा हाई एंड लो रेजोल्यूशन इमेजेस। यहाँ पे आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं इसकी क्वालिटी, कोई भी आप इमेज ओपन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हाई एंड लो का क्या डिफरेंस होता है। सिंपल है, ये लो है ये हाई है, देखो। तो अब आप समझ गए होंगे रेजोल्यूशन हाई 300 बेस्ट होता है और इससे आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना आपने 72। और कई बार ऐसा होता है कि फ़र्क होता है, मैं एक तरीका और बताता हूँ सिखा ये रेजोल्यूशन का। जैसे अगर मैं 2 लाख के कैमरे से अगर फ़ोटो खींचता हूँ और हाई क्वालिटी आती है, सपोज करो मैं पीछे बैक जाता हूँ, वापस हाँ इस पे जाते हैं, अब इसकी क्वालिटी हाई आई है, मैंने एक फ़ोटो खींची इसकी, इस बंदे की, और 2 लाख के कैमरे से खींची, और जो इसका जो साइज़ आएगा ना वो मेरा MB में आएगा, क्योंकि वो कैमरा महंगा वाला कैमरा है, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसके जो फीचर्स अच्छे होंगे, तो यानी ये अगर ओरिजिनल इमेज अगर मैं खींचूँ 2 लाख के कैमरे से तो कम से कम 22 MB में आएगा ये, और इसका रेजोल्यूशन हमेशा हाई आएगा क्योंकि कैमरा है। और जैसे ही अगर मैं इसको अपलोड करता हूँ या काम करता हूँ तो यही इमेज सपोज करो जैसे मैंने ये वाली ये डाउनलोड की है, ये मैंने कैमरे से खींच ली इंटीरियर की, अपनी ये इंटीरियर की मैंने अपने कैमरे से खींच ली। थोड़ा वेट करो 2 मिनट, हाँ देखो यहाँ पे ये मैंने अपने कैमरे से खींची, अब मैंने खींची हाई रेजोल्यूशन थी, अब इसको मैंने इंटरनेट पे अपलोड की, फिर इसको मैंने डाउनलोड की। ये जो मेरा रियल साइज़ आएगा वो आएगा 22 MB या 30 MB, इससे कम नहीं आएगा, क्योंकि कैमरे का फ़र्क होता है, कैमरा अच्छा होगा तो साइज़ बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, तो साइज़ अब देखो, अब ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया तो देखो ये KB में आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने कहा था अपलोडिंग में इसकी क्वालिटी गिरती है। तो ध्यान रखना जब भी आप कोई भी इमेज अपलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी गिरेगी। तो बस यही डिफरेंस होता है, हम खींचते हमेशा हाई में रेजोल्यूशन में हाई फोटोग्राफी करते हैं, और जब इसको हम कहीं अपलोड करते हैं तो वो लो हो जाती है, बस यही फ़र्क है दोनों में। तो अब आप समझ गए होंगे सारा खेल। हो सकता है कि फोटोग्राफर ने रियल फ़ोटो खींची हो, वैसे तो ये 3D लग रहा है मुझे कि 3D मॉडल बना रखा है किसी ने, हो सकता है अगर किसी रियल भी खींची हो, किसी फोटोग्राफर ने किसी के घर की फ़ोटो खींची हो तो वो MB में जाएगी इमेज, ये वाला इमेज का साइज़ MB में जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे, उसने उसको यूज़ किया तो वो सीधा KB में पहुंच गया, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन में एक मैक्सिमम लिमिट होती है। अब आप समझ गए होंगे सारा कि रेजोल्यूशन क्या होता है। तो आपको रेजोल्यूशन 300 ही रखना है, इससे कम नहीं रखना। तो बस यही ऑप्शन है। ओरिएंटेशन ये होता है, अगर आपकी लंबाई अगर आपकी विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है, तो आपका ये वाला सेलेक्ट होगा ओरिएंटेशन, ठीक है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है, तो आपका ये वाला बॉक्स सेलेक्ट होगा। यानी इसको भी हम चेंज कर सकते हैं ऊपर नीचे, मतलब अपोजिट हो जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अपोजिट हो जाएगा, देखो ये नीचे चला गया 1920 1080, इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऊपर चला गया। तो समझ गए ना। अगर आपकी विड्थ, जब मैंने बताया था विड्थ लेफ्ट टू राइट होती है, अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, देखो इस बॉक्स की विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है, और इस बॉक्स की हाइट ज़्यादा विड्थ कम, हाइट ज़्यादा और विड्थ कम है, तो इस हिसाब से वो सेलेक्ट कर रहा है। तो हम ऐसे ही रख लेते हैं 1920 1080। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सारा पिक्सल क्या होता है, इंचज़ हम कैसे काम करते हैं, और रेजोल्यूशन 300 रखना है आपने, इसको पिक्सल इंचज़ कर देते हैं। कलर मोड भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपको RGB कलर रखना है। और अभी हम ऑनलाइन ही करेंगे, प्रिंटिंग का काम हमारा भी है नहीं, तो ऑनलाइन ही काम करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं बिट में, इसको भी समझ लेते हैं कि बिट क्या होते हैं। 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, तीनों का डिफरेंस क्या होता है। देखो वही चीज़ है, 8 बिट होता है। अब सपोज करो कि मेरे पास एक 50,000 का कैमरा है, तो उससे मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ, तो यानी 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, साइज़ का फ़र्क आ गया। मैंने अभी आपको कहा था कि 16 बिट की अगर फ़ोटो है तो हो सकता है 22 MB की हो, 32 बिट की फ़ोटो आएगी तो वो हो सकता है कि 40-50 MB की हो, 8 बिट में KB में भी आ सकती है। तो यानी जितना ये बिट बढ़ता जाएगा, साइज़ उतना इमेज का बढ़ता जाएगा और उसका क्वालिटी भी अच्छा होता जाएगा। लेकिन इसका डिफरेंस क्या होता है मैं बताता हूँ। 8 बिट में कितने कलर होते हैं, 16 में कितने होते हैं, 32 में कितने होते हैं। सबसे पहले जानेंगे 8 बिट। देखो 8 बिट में क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है। ये अब मैंने ये सपोज करो कि ये मैंने इंटरनेट से इमेज निकाली है, ये 8 बिट ही दिखा रहा है। अगर मैं इसका फ़ोटोशॉप में जाता हूँ, पहले इसको ऑन कर लेते हैं आराम से, बस आपको बेसिक समझना है। ये ऑन कर लिया, फ़ोटोशॉप में चलते हैं। देखो यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी में जाऊँगा तो नीचे देखो ये 8 बिट दिखा रहा है,
और ये इमेज मुझे साफ़ भी लग रही है, क्वालिटी भी सही दिख रही है, ऐसा भी नहीं है कि पिक्सलेट हो रही हो। अगर मुझे क्वालिटी अच्छी लग रही है और ये 8 बिट में है, देखो यहाँ पे मैं फोटोशॉप में जाके इसका बिट चेक कर लिया मैंने, यहाँ नीचे देखो ये 8 बिट लिखा हुआ है रेजोल्यूशन के आगे, और चैनल के आगे देखो 8 बिट, देखो ये लास्ट में RGB कलर के आगे यहाँ पे 8 बिट लिखा हुआ है। तो अब आप एक काम करते हैं, कंट्रोल 0 करते हैं पहले, और देखो मेरे को क्वालिटी इसकी अच्छी लग रही है, यानी कहने का मतलब ये है कि मुझे इसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा, और और 8 बिट के अंदर ये इमेज है। अब मैं इसको यूज़ भी कर सकता हूँ। अगर यही इमेज 16 बिट में होती तो हो सकता है इसका साइज़ MB में होता, और यही बिट, और अगर 32 बिट में होती तो उसका उससे भी डबल होता, क्योंकि तीनों के अब डिफरेंस जानते हैं कि होता क्या है ये। सबसे पहले चलते हैं इसके अंदर, यहाँ पे लिखते हैं बाइनरी कोड। जैसे ही मैंने यहाँ पे बाइनरी कोड लिखा, देखो यहाँ पे ये जितने भी कलर बनते हैं ना हमारे, सारे बाइनरी कोड से बनते हैं। ये 01, 01, 11, 00 सारे ऐसे कलर बनते हैं हमारे इसे बाइनरी कोड से। तो अब इसमें टोटल 2 नंबर है, यानी 1 और 0, बाकी कोई वो उन्होंने नंबरिक नंबर यूज़ नहीं कर रखा, 2, 3, 4, 5 कुछ भी यूज़ नहीं कर रखा। तो जो बाइनरी कोड से हमारे जो कलर बनते हैं वो 2 से बन रहे हैं, यानी टोटल 2 कलर हो गए, 0 और 1। अब आते हैं फोटोशॉप के अंदर। देखो अब फोटोशॉप के अंदर आने से पहले न्यू में चलते हैं, और सबसे पहले आते हैं 8 बिट। इसको समझ लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ चैनल। 3 चैनल थे हमारे यहाँ पे, पहला R, और यहाँ पे G, और एक और था हमारा यहाँ पे ब्लू, ये B, RGB। 3 मोड थे हमारे, रेड, ग्रीन, ब्लू। ऑनलाइन काम कर रहे हैं हम, तो तीनों चैनल के अब कलर समझेंगे 8 बिट। अब लिखते हैं यहाँ पे 8 बिट। देखो मैं अभी आपको 8 बिट के कलर बता देता हूँ, 16 बिट के आप खुद ही समझ जाएंगे, और 32 बिट के आप खुद ही, आपको अभी पता चल जाएगा कि कितने होते हैं। ठीक है, अभी 8 बिट में काम करेंगे। हमने बाइनरी कोड में 2 कलर देखे थे, यानी 0 और 1, यानी 2, तो यानी 8 बिट है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। बस आपको भी समझना है कि होता क्या है, ये मैं चलाना सिखाऊंगा आपको, पूरा अच्छे लेवल पे सिखाऊंगा। और देखो ये 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। देखो बाइनरी कोड हमारे 0 और 1, यानी 2 टोटल उसमें कलर बनते हैं 2, तो 8 बिट है, तो इसलिए हमने 8 बार हमने 2 को 8 टाइम्स लिख लिया, यानी 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64, 64 मल्टीप्लाई 2 इंटू 128, 128 मल्टीप्लाई इंटू 256। तो इसकी कलर वैल्यू देखो आ गई। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ, देखो ये 8 बिट था। एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल E करके थोड़ा साइड कर देते हैं, देखो, और ये भी थोड़ा रह गया, थोड़ी कंट्रोल Z, कंट्रोल E, और इसको उठा के थोड़ा साइड कर देते हैं। अब इधर लिख, देखो यहाँ पे जो मेरी पहली वैल्यू आई है 256 आई है, 256। देखो अब रेड की वैल्यू 256 है, और तो ग्रीन की भी 256 होगी। तो एक काम करते हैं, इसकी भी 256 निकाल लेते हैं। अभी आपको सिर्फ समझना है कि ये होता क्या है 8 बिट 16 बिट। देखो 8 बिट में जो हमारे कलर आए हैं, तीनों की कलर वैल्यू आई है 250, क्योंकि 8 टाइम्स मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया, 8 बिट था इसलिए। 16 होता तो 2 को 16 टाइम 2 की पावर 16 से मल्टीप्लाई करना था, 16 टाइम्स मल्टीप्लाई, और 32 होता तो 32 टाइम मल्टीप्लाई करना था। तो एक काम करते हैं, इसमें कैलकुलेटर होता होगा, ACALC, कभी यूज़ तो किया नहीं। हाँ, विंडो 10 के अंदर कैलकुलेटर ऑन किया तो देखो अब तीनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, रेड, ग्रीन, ब्लू। मैंने एक ही कलर वैल्यू निकाली, 2 को मैंने 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 256 आ गया, यानी 256 मल्टीप्लाई 256 फिर मल्टीप्लाई 256। देखो यानी 16 बिलियन, 1,67,77,216 कलर टोटल होते हैं ये RGB चैनल के अंदर ऑनलाइन, यानी 16 बिलियन। इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसकी जो कलर वैल्यू निकली है टोटल, देखो यहाँ पे कंट्रोल V। तो 8 बिट के अंदर इतने कलर होते हैं, यानी 1,67 लाख के आसपास, 68 लाख मान लीजिए, मतलब 77,000 क्या वो करना। अब 16 बिलियन टोटल कलर होते हैं 8 बिट के अंदर। तो 16 बिट के अंदर कितने होंगे, इससे मल्टीप्लाई, इससे डबल कर देंगे तो इससे डबल हो जाएंगे, यानी उसकी कलर क्वालिटी भी बढ़ जाएगी 16 बिट के अंदर। और
32 के अंदर उससे भी डबल हो जाएंगे। अब 256 मल्टीप्लाई 256 दोबारा करते हैं, एक काम करते हैं, कैलकुलेटर दोबारा ऑन करते हैं। देखो 256 मल्टीप्लाई 256 65536, इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट। देखो 16 बिट में इसकी कलर वैल्यू इतनी आई है तीनों की, और इसका भी डुप्लीकेट निकाल लेते हैं। देखो अब देखो 8 बिट के अंदर इतने कलर हैं 16 बिलियन, तो 16 बिट के अंदर इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना, यानी कलर वैल्यू आपको अगर 2 को 16 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी आ जाएगी 65536। 8 बिट की आई है 256। तो अब आपको समझ में आ गया होगा 8 बिट के अंदर देखो हमारी क्वालिटी और कलर तो इतने होते ही हैं 16 बिलियन, लेकिन हमारी क्वालिटी अच्छी होती है। यहाँ पे देखो ये 8 बिट की क्वालिटी है, तो सही है। यानी अगर केबी में आपका काम हो रहा है, अगर आप अपलोडिंग आपकी ढंग से हो रही है, काम अच्छा हो रहा है, तो आप 8 बिट चैनल पे काम करिए। अगर आपको लगता है कि हाई क्वालिटी इमेजेस पे काम करना है तो सीधा आप 16 बिट ऑन कर दीजिए यहाँ से 16 बिट। तो आप समझ गए होंगे इसमें डबल कलर होते हैं, यानी 16 मल्टीप्लाई 16 बिलियन, और तो मल्टीप्लाई 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी कलर वैल्यू आ जाएगी 32 की, उससे भी डबल। तो लेकिन बेनिफिट क्या है 16 बिट में, एक तो कलर क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, लेकिन इमेज का साइज़ भी बढ़ेगा, इमेज का साइज़ MB में पहुंच जाएगा। तो अब हमारे लिए जो होता है 8 बिट बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें KB में साइज़ आते हैं और क्वालिटी भी अच्छी होती है, काम भी अच्छा होता है, इसलिए हम 8 बिट यूज़ करते हैं। और हमारे सिस्टम के हिसाब से जैसे हम 32 भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सिस्टम बहुत अच्छा है तो आप 32 बिट भी यूज़ कर सकते हो फोटोशॉप के अंदर। इसके अंदर भी कलर क्वालिटी अच्छी आएगी और साथ में आपका साइज़ भी बढ़ेगा इमेज का, हाई क्वालिटी इमेजेस होंगी सारी। बस अभी हम 8 बिट पे ही कर लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे तीनों का खेल, 8 बिट 16 बिट 32 बिट। बस ध्यान रखना 2 से क्योंकि बाइनरी कोड हमारे 2 नंबर थे टोटल, 0 और 1, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 8 टाइम्स, तो इसलिए हमारी कलर वैल्यू 256 आई। अब इसको थोड़ा डिटेलिंग में जानेंगे। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, देखो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फाइल न्यू। तो अब आप समझ गए होंगे कि तीनों बिट में क्या डिफरेंस है। तो हम 8 बिट में 16 बिलियन कलर होते हैं, इतने रख लेते हैं, ठीक है। अब बैकग्राउंड वाइट। अब हमारा काम यहाँ पे देखो हो गया, हम क्रिएट करेंगे, ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है मैंने, ये न्यू आ रखा है। तो एक काम करते हैं, सेकंड ऑप्शन आता है सेव्ड। तो इसी के देखो जैसे रिसेंट पे मैं गया, जो भी हम रिसेंट वर्क करेंगे यहाँ पे रिसेंट शो हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, रिसेंट अपने आप आ जाता है। अब मैं काम करता हूँ, इसके यहाँ से राइट साइड पे प्रीसेट डिटेल में जाता हूँ, इसके यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है सेव्ड का, इस पर क्लिक करता हूँ, यानी मैं लिख देता हूँ या 1 लिख देता हूँ, क्लास 1 या कुछ भी ऐसा लिख देता हूँ, सेव प्रीसेट। अब देखो ये मैंने सेव्ड कर लिया प्रीसेट को, यानी अगर क्लाइंट मुझे कह रहा है कि नहीं मोहित तुम्हें ये 20 एक ही साइज़ में 20 डिज़ाइन बनाने हैं, तो मैं बार बार यहाँ पे टाइप क्यों करूँगा, मैं इसी पे डबल क्लिक करके अपना फटाफट काम करता जाऊँगा। तो देखो यहाँ पे मेरे 3 विंडो ओपन होगी अब, क्योंकि 2 न्यू हैं, एक ओल्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको डिज़ाइन को यहाँ पे वर्क भी कर सकते हैं अच्छा, और साथ में इसकी जो डिटेलिंग है इसको सेव भी कर सकते हैं। जो भी आपने यहाँ पे टाइप किया है 192010, इसको यहाँ पे सेव करके रख लीजिए और इसी पे डबल क्लिक कीजिए, बार बार इस पर जाने की जरूरत नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे सारी डिटेलिंग, ये विड्थ है, हाइट है, पिक्सल आपको पता चली गए हैं, रेजोल्यूशन 300, RGB मोड है, 8 बिट है, आपको बता ही दिया बिट क्या होते हैं। अब कलर वैल्यू भी देखेंगे, बैकग्राउंड कंटेंट वाइट, क्योंकि जब भी मैं न्यू ले रहा हूँ तो देखो यहाँ पे वाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा है। तो बस यही है इसमें। अब स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखो जैसे ही मैंने न्यू पे क्लिक कर दिया, तो सबसे पहले 2 चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फोटोशॉप सीखने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। सब पहले तो टूल्स, अगर मैं यहाँ पे नहीं इसी के अंदर लिख लेते हैं नोटपैड। देखो सबसे पहला आता है फोटोशॉप सीखने के लिए टूल्स, ठीक है। सेकंड आता है लेयर पैनल, और थर्ड आता है ऑप्शन बार। बस अभी आपको इन 3 चीज़ों पे काम करना है, यानी टूल और लेयर पैनल पे। ऑप्शन बार उसी के अंदर आ जाएंगे, देखो टूल्स के अंदर ऑप्शन बार आते हैं सारे। सबसे पहले हम चलते हैं, देखो यहाँ पे टूल्स में ये है हमारा टूल पैनल, जो हमने यहाँ पे टूल ले रखा है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और ये है हमारा लेयर पैनल, देखो ये अभी हमें 2 पे ही काम करना है, तो इसको भी मैं क्लोज। तो बाकी सारी पैनल अभी हमें डिलीट करने हैं। पाथ है, डिलीट कर देते हैं, चैनल डिलीट कर देते हैं, पैटर्न डिलीट, स्वेचेस डिलीट, ग्रेडियंट डिलीट, कलर सब देखो राइट क्लिक करके मैं क्लोज करता जा रहा हूँ। और अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले अगर हमें वापस 2 चीज़ें लानी है, जैसे टूल मेरे को वापस लाना है,
तो जितने भी हाइड मैंने किए हैं यहाँ से, तो वन बाय वन विंडो के अंदर आपको लाने पड़ेंगे। यानी विंडो के अंदर आपको टूल भी मिल जाएगा। देखो टूल कहाँ पे है, यहाँ पे देखो ये रहा टूल, ये मैंने विंडो के अंदर टूल ले आया। देखो मैंने फिर उठा के इसको अटैच कर दिया। देखो टूल अटैच हो गया यहाँ पे। और अब मेरा लेयर पैनल था, लेयर, क्योंकि मुझे दो ही चीज़ों पे, तीन चीज़ों पे काम करना है, लेयर पैनल। अब मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे लेयर मैंने लगा दी। देखो ये सामने मेरा लेयर पैनल आ गया। अगर आप चाहते हैं कि सब पहले जैसा वापस आ जाए, जैसे फोटोशॉप के अंदर जितने पैनल थे टोटल, पूरा ये इसको वर्क स्पेस था पूरा, ये देखो विंडो के अंदर आपको वर्क स्पेस में जाना है। अभी मैं जो काम कर रहा था एसेंशियल पे कर रहा था, और मैं अभी बताता हूँ ये होता क्या है। अब इसको मैं रीसेट एसेंशियल कर दूंगा तो देखो सब पहले जैसा हो जाएगा जैसे शुरू में था। ये था लर्न, क्लोज कर देते हैं। लाइब्रेरी, इसको भी क्लोज, बस राइट क्लिक करना है और इन टैब को क्लोज करते जाना है, इन पैनल्स को। ये सब टैब के अंदर है, ये टैब के अंदर 4 पैनल है देखो। तो अभी इसका काम नहीं है, राइट क्लिक करके क्लोज टैब ग्रुप सारा, यहाँ पे भी क्लोज, राइट क्लिक करके क्लोज टैब ग्रुप सारा हटा दिया। अगर देखो रीसेट कर सकते हो तो सारा पहले जैसा हो जाएगा एसेंशियल, जितना हमने पैनल इधर उधर करे थे या डिलीट करे थे। और अगर आपको वन बाय वन लाना है तो यहाँ से विंडो के अंदर एक एक पैनल यहाँ से ऑन कर सकते हो, टूल्स सब कुछ ऑन कर सकते हो। तो आप समझ गए होंगे। अभी मैंने आपको नोट पैड पर यहाँ पे बताया कि हमें 3 चीज़ों पे काम करना है। पहला टूल्स जो हमने ऑन रख लिया यहाँ पे, सेकंड लेयर पैनल जो मैंने यहाँ पे लेयर पैनल ये रख लिया, इसको पैनल बोलते हैं। थर्ड है ऑप्शन बार, इसका काम बाद में आता है। अभी हम 2 पे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे फोटोशॉप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है टूल। ये मैंने बॉक्स बनाया, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन में अभी मैंने ऐसी, ये जो भी मैंने बॉक्स बनाया तो यहाँ पे एक सिलेक्शन आ गई है, ठीक है। अभी बॉक्स के अंदर सिलेक्शन आ गई है और मैं अगर बाहर कहीं भी गलती से क्लिक कर दूंगा तो ये बॉक्स हट जाएगा, सिलेक्शन हट जाएगी। तो ध्यान रखना, आपको पहले सिलेक्शन यहाँ पे बनानी है, ठीक है। एक बॉक्स बनाना है। और अब आते हैं लेयर पैनल पे। लेयर पैनल पे देखो क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना न्यू लेयर पे फोटोशॉप स्टार्ट करने से पहले। लेकिन हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना ज़रूरी है। आपको फाइल जैसी न्यू करेंगे आप, इस पर क्रिएट करेंगे, जो सबसे पहले, इसको मैंने अभी ऑफ़ कर देता हूँ, इसको भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ। देखो ये मैंने दोबारा न्यू इसलिए लिया क्योंकि जब मैं शुरू से काम करूँगा, विंडो लेयर पैनल यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। कभी भी हाइड हो जाए तो ऑन कर लेना। देखो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, लॉक खोलने का। जब भी आपको न्यू करना है तो आप इसको लॉक खोल दीजिए। ये मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों। लॉक पे क्लिक करेंगे तो अपने आप हाइड हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। अब आते हैं न्यू लेयर। मैं यहाँ पे 3 न्यू लेयर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे शेप बनाता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने रेक्टेंगुलर मार्केट टूल लिया, ये बॉक्स बनाया मैंने, और सबसे पहले लेयर 1 को सिलेक्ट किया। बस ध्यान रखना जो लॉक मैंने खोला है वो एक लेयर को आपको खाली छोड़ना है, बैकग्राउंड वाली। ये वाइट कलर का बैकग्राउंड जो है, आई ऑफ करके देख सकते हो आप, देखो। तो इसको आपको खाली छोड़ना है। सबसे पहले लेयर 1 पे जाना है, न्यू लेयर लेना है, आपको लेयर को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे टूल से यहाँ पे क्लिक करके होल्ड करके रखना है तो चारों टूल एक साथ दिख जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे बॉक्स बनाना है और इसको डबल क्लिक करके कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। देखो इस बॉक्स पे गए, सबसे पहला ऑप्शन आएगा सेट फोरग्राउंड कलर और नीचे आएगा बैकग्राउंड कलर। तो अभी हम दोनों बॉक्स से कलर देखेंगे। देखो सबसे पहले RGB देख लेते हैं, कलर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। मैंने कलर वैल्यू 256 निकाली थी RGB की 8 बिट में। तो देख लेते हैं कि RGB देखो 255, यानी अगर मैं यहाँ पे 256 लिख देता हूँ, जैसे मैंने 256 लिखा तो देखो यहाँ पे ये ऑप्शन दे देगा, एन इंटीजर बिटवीन 0 to 255 इज रिक्वायर्ड, क्लोजेस्ट वैल्यू इंसर्टेड। वो ये कह रहा है कि आप जीरो भी इसमें ऐड है फोटोशॉप के अंदर, यानी टोटल जो निकले थे 256 निकले थे कलर वैल्यू, तो वो 0 भी ऐड कर दिया। तो यानी वो कह रहा है कि आप 255 लिखिए लास्ट, क्योंकि 0 भी इसके अंदर ऐड है। तो टोटल देखो 255 जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे लिखा तो ऊपर ब्लू कलर, देखो न्यू के अंदर मेरा ब्लू कलर सेलेक्ट हो गया। जो हमने कलर वैल्यू निकाली थी इसकी 256, आपको मैंने अभी पीछे करके दिखाया था कि कलर वैल्यू 256 है 8 बिट चैनल में। इसको मैं 0 कर देता हूँ, ग्रीन को भी 255 लिख देता हूँ क्योंकि 0 भी ऐड है इसके अंदर। तो देखो ऊपर न्यू के अंदर ग्रीन सेलेक्ट हो गया, तो फिर मैं ग्रीन को 0 कर देता हूँ, रेड को भी 255 कर देता हूँ। तो देखो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबके RGB चैनल की कलर वैल्यू 255 है इस फोटोशॉप के अंदर, और जो 0 ऐड करेंगे देखो नीचे 0, तो टोटल हो गए 256। तो अब आप समझ गए होंगे कि 255 RGB कलर कैसे सेलेक्ट करने हैं। रेड चैनल है 255 लिखा तो रेड कलर आ गया, ग्रीन पे लिखा 255 तो ग्रीन कलर आ गया, क्योंकि कलर वैल्यू उतनी निकली थी हमारी, 2 की मल्टीप्लाई किया था 8 टाइम्स। और ब्लू के अंदर 255 लिखा तो ब्लू आ जाएगा ऊपर। तो बस यही है कलर। अब देखो बीच में ये होता है हमारा ह्यू,
ये 2 एरो आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे छोटे, इसको मैं ऊपर करता जाऊँगा तो देखो ये सारे कलर की ओर लेता जाएगा मुझे। जैसे 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 ऊपर करता जा रहा हूँ सारे कलर देखो, पिंक, ऊपर से रेड से स्टार्ट करते हैं, पिंक, ब्लू, ग्रीन। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें यहीं से कलर मिलना है, हमें जैसे ही हमने ग्रीन चाहिए मुझे, लेकिन हमें बीच में क्लिक करना ज़रूरी है। बीच में कहीं भी क्लिक करेंगे, डार्क है, लाइट है, सब इसी के अंदर है, इस कलर के अंदर। अब मेरे को ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है तो मेरे को बीच में डार्क करना है तो ग्रीन ये रहा, लाइट करना है तो ऊपर क्लिक करके ये रहा। तो मैं लाइट कर देता हूँ या डार्क, लेकिन ऊपर देखो न्यू, जो फाइनल आउटपुट आएगा वो न्यू के अंदर आएगा। अब ये ग्रीन डार्क है तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। जो ये मेरा था फोरग्राउंड, देखो ऊपर लिखा हुआ है फोरग्राउंड कलर। अब नीचे वाले बॉक्स पे भी डबल क्लिक करता हूँ, इसका कलर मैं ले लेता हूँ येलो, देखो यहाँ से बीच में क्लिक करता हूँ, न्यू के अंदर येलो आ गया, तो इसको भी मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ आपको फोटोशॉप के अंदर सिर्फ 2 चीज़ों पे काम करना है। पहला, एक आपको टूल्स, दूसरा लेयर पैनल। लेयर आपको न्यू लेना है, और देखो इसको डिलीट करना है तो लेयर को सेलेक्ट करो, लेयर 3 को, यहाँ से ये डिलीट हो गया, ये डस्टबिन है। सेकंड ऑप्शन डिलीट करने का, यहाँ से आप राइट क्लिक करो तो ये डिलीट लेयर फिर आ गया। लेयर 1 पे तीसरा ऑप्शन है कीबोर्ड वाला, डिलीट प्रेस करो तो भी देखो ये डिलीट हो जाएगा कि कीबोर्ड पे डिलीट। लेकिन अभी थोड़ा बटन का प्रॉब्लम है तो इसलिए यहाँ से, तो आप एक काम करो, राइट क्लिक करके भी डिलीट कर लो, और यहाँ से डस्टबिन में इसको लेयर को सेलेक्ट करके डस्टबिन पे क्लिक कर दो तो भी हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन आता है ऊपर लेयर के अंदर, जो पैनल के अंदर है ऊपर, वही मेन्यू के अंदर है ऊपर, इसको बोलते हैं मेन्यू। फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इमेज मेन्यू, लेयर मेन्यू। अब हम लेयर मेन्यू के अंदर भी इसको डिलीट कर सकते हैं। देखो लेयर सेलेक्ट करना है, लेयर 1 को, लेयर मेन्यू के अंदर ऊपर जाना है, तो यानी यहाँ से भी डिलीट हो सकता है। 4 तरह से लेयर डिलीट हो सकती है आपकी। ठीक है, अब यहाँ से न्यू लेना है, देखो पहला न्यू मैंने यहीं से लिया लेयर पैनल से, सेकंड न्यू मैं ऊपर से भी ले सकता हूँ, लेयर न्यू लेयर। कीबोर्ड शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल एन, अगर आप शिफ्ट कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो न्यू लेयर ले सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 3 लेयर हैं, और भी ऐड कर सकते हैं लेयर। कंट्रोल शिफ्ट एन कर देंगे तो न्यू लेयर आ जाएगी। सबसे पहले अब आपको पता चल गया डिलीट कैसे करना है लेयर को और लाना कैसे। बस दो चीज़ों पर भी ध्यान देना, पहला लेयर पैनल, दूसरा टूल्स। टूल मैंने बना लिया ऑलरेडी बॉक्स, लेयर को सेलेक्ट किया। अब मेरे को कलर फिल करना है टूल के अंदर, जो देखो ये मैंने ग्रीन और येलो सेलेक्ट किया हुआ है। तो कलर फिल करने के लिए जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो आता है, सबसे पहले हम करते हैं कंट्रोल बैक स्पेस। सिलेक्शन चल रही है मेरी देखो बॉक्स की, और लेयर सेलेक्ट है 1, देखो कंट्रोल बैक स्पेस जैसे ही मैंने दबाया तो नीचे वाला कलर सेलेक्ट हो गया येलो। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको कि आपको फोरग्राउंड चाहिए या बैकग्राउंड चाहिए, सीधा कंट्रोल बैक स्पेस आपने येलो दबाया, और अब आपको करना है अल्ट बैक स्पेस। अल्ट बैक स्पेस दबा दिया तो ग्रीन। अगर आपको दोनों में से एक कलर कोई भी चाहिए तो सीधा कंट्रोल बैक स्पेस, नहीं तो अल्ट बैक स्पेस, दोनों कलर आपके आ जाएंगे। तो पहले कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल बैक स्पेस, सेकंड अल्ट बैक स्पेस। और काम खत्म होते ही देखो, जब ये सिलेक्शन चल रही है अभी भी, जब आपने कलर फिल कर लिया है तो इसकी सिलेक्शन को हटाना भी ज़रूरी है, तो उसके बाद सीधा कंट्रोल डी सेलेक्ट। बस आपको यही काम करना है। अभी देखो पहला मैंने क्या किया, एक काम करते हैं, लेयर 1 है, इसकी आई ऑफ करके देखते हैं। देखो ये मेरी हाइड हो गई आई, ऑन करी आई तो देखो ये मेरा वापस शेप आ गया। लेयर 0 है, हाइड कर दी तो देखो बैकग्राउंड चला गया वाइट में। तो ये PNG ट्रांसपेरेंट है। ये आगे मैं बताऊंगा होता क्या है, अभी आपको सिर्फ बेसिक समझना है। आपको सिर्फ 3 लेयर सेलेक्ट करनी है, 3 मतलब कि हर लेयर आपको अलग अलग सेलेक्ट करनी है और अलग अलग शेप पे कलर फिल करना है। देखो सेकंड ऑप्शन है सर्कल का। अब मैं इसको सर्कल को बनाता हूँ यहाँ पे, देखो अभी ये मेरी वेट हाइट ऐसी आ रही है, देखो अपनी मर्जी से मैं कैसा भी बाय डिफ़ॉल्ट रख सकता हूँ। देखो ये मैनुअल ऐसे कर सकता हूँ। अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर दूंगा तो ये परफेक्ट सर्कल आ जाएगा। देखो शिफ्ट से, अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करते तो वेट हाइट चेंज हो सकती है। देखो अपनी मर्जी से कहीं भी ले जा सकता हूँ। शिफ्ट कर दूंगा तो ये परफेक्ट सर्कल आएगा, तो इसको छोड़ देना है, फिर पहले माउस छोड़ना है फिर शिफ्ट। अब देखो सेकंड लेयर सेलेक्ट है, कलर फिल करना है, वही कंट्रोल बैक स्पेस। अगर मुझे इसके कंट्रोल बैक से मेरे को येलो चाहिए येलो, नहीं तो फिर अल्ट बैक स्पेस ग्रीन चाहिए तो बस आपको ये 2 कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करना है अभी। और अब मेरे को येलो चाहिए कंट्रोल बैक स्पेस, तो अगर कलर फिल हो गया मेरा, देखो काम भी, अगर मेरे को लेयर पे कलर फिल करना है, लेयर सेलेक्ट मैंने कर ली, लेकिन अभी भी सिलेक्शन चल रही है, तो इसको हटाने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, कंट्रोल डी यानी डी सेलेक्ट। अब तीसरी लेयर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं फिर एक बॉक्स बना लेता हूँ, ऐसा बॉक्स बनाता हूँ। अब इसका कलर मैं यहाँ से बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, इसका मैं ये रख लेता हूँ स्काई ब्लू टाइप। और यहाँ पे येलो, फिर कंट्रोल बैक स्पेस दबाया तो येलो आया, अल्ट बैक स्पेस से ये वाला आ गया। अब मेरे को ये चाहिए तो मैंने अल्ट बैक स्पेस से किया, फिर कंट्रोल डी सेलेक्ट।
हाँ एक चीज़ और, अब जैसे आपने 3 लेयर ली, अब आपको बेसिक समझना है मैंने 3 लेयर क्यों ली, 3 शेप बनाई। मैं डिज़ाइन चाहता तो एक ही लेयर पे भी बना सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखो यहाँ पे एडिट मैं आसानी से कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आई ऑफ करके आप देखिए, पहली लेयर मैंने आई ऑफ करी, लेयर 2 की भी आई ऑफ करी, आई ऑन करी, 3। सपोज कीजिए अगर इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ और अब क्लाइंट आता है आपके पास एक हफ्ते बाद, वो कहता है कि नहीं मुझे इसके अंदर थोड़ा चेंज चाहिए, यानी ये सर्कल मुझे हाफ चाहिए। अब अगर मेरे पास ये अलग अलग लेयर होंगी देखो, तो मैं कितनी आसानी से इसको हाफ कर सकता हूँ। देखो अगर मैं क्या करूँगा, इसी को ही हाफ सर्कल को सिलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड पे डिलीट प्रेस कर दूंगा, देखो तो ये मेरा हाफ डिलीट हो गया। और हम शेप लेयर को डिलीट भी कर सकते हैं, यदि ये छोटा सा एरिया मैंने सिलेक्शन सेलेक्ट कर लिया, इसको डिलीट कर दिया तो देखो ये, लेकिन देखो अभी ये डिलीट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लेयर सेलेक्ट नहीं है। अब आपको लेयर 3 सेलेक्ट करनी है और इसको डिलीट करना है, देखो तो ये भी डिलीट हो गया। अगर इसका बीच का हिस्सा देखो ग्रीन कलर का, तो सबसे पहले आपको लेयर को सेलेक्ट करना है, बीच में सर तो डिलीट। देखो अब क्लाइंट ने मुझे कहा कि मुझे चेंज करना है वर्क, तो मैंने चेंज भी कर दिया क्योंकि मेरे पास लेयर अलग अलग थी। अब अगर मैं इंटीरियर पे काम करूँ, सपोज करो डेस्कटॉप पे ये इंटीरियर है, देखो यहाँ पे जब भी मैंने इंटरनेट से इमेज लाया हूँ कोई, तो यहाँ पे लेयर एक ही है मेरी बैकग्राउंड, तो इसका लॉक खोला। लेकिन अब क्लाइंट कहता है कि नहीं मोहित ये मेरे को टीवी हटाना है यहाँ से, लेकिन लेयर मेरी अलग नहीं है यहाँ पे, तो मेरे को टूल के थ्रू हटा तो मैं दूंगा सारा, लेकिन कितनी मेहनत लगेगी मुझे, यानी पूरे टाइम 1 घंटा भी लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है। अगर मेरे पास अलग लेयर होती टीवी की, यानी अगर मैं आई ऑफ कर सकता, जैसे ये सपोज करो टीवी है, अगर इसकी आई ऑफ कर देता तो कितनी आसानी से मैं टीवी को हटा देता, सिंपल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको एडिट कर सकते हैं अलग अलग लेयर पे। अगर मुझे इसको चेंज करना है, क्लाइंट कहता है नहीं मोहित कि मुझे ये रोटेशन चेंज करनी है, तो कंट्रोल टी करना है और इसको रोटेट करना है। अभी मैं बताऊंगा आगे कैसे कैसे करना है, अभी आपको सिर्फ समझना है, आपको रोटेशन वगैरह कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको सिर्फ 3 चीज़ों पे काम करना है। कंट्रोल जेड, देखो कंट्रोल जेड करना है, अंडू बैक, मैं बैक जा रहा हूँ तो अंडू कंट्रोल जेड। एडिट के अंदर ये देखो सबसे पहला ऊपर ऑप्शन है अंडू लेयर विजिबिलिटी, कंट्रोल जेड बार बार प्रेस, कंट्रोल दबा के जेड प्रेस करते जाओ तो देखो ये बैक चला जाएगा सारा, ठीक है। अभी आपको ऐसा कुछ नहीं करना, ना रोटेट करना है ना स्केल करना है, बस आपको अभी सिर्फ कलर फिल करना है, क्योंकि बेसिक जब तक नहीं आएगा आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे देखो मैं लेयर डिलीट किया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने न्यू लेयर क्यों ली। सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 लेयर दोबारा लेता हूँ, 4 लेयर। अब देखो पहला, फिर मैं दोबारा से बताता हूँ, यहाँ पे एक मैंने शेप बनाई, कलर फिल किया, कंट्रोल बैक स्पेस, अल्ट बैक स्पेस, जो कलर चाहिए दोनों में से एक रख लो, फिर कंट्रोल डी सेलेक्ट। बस लेयर का ध्यान रखना, सेकंड लेयर सेलेक्ट की, फिर मैंने एक और शेप बनाई, मैंने इसका कलर ये वाला कर दिया, देखो येलो, कंट्रोल बैक स्पेस, फिर कंट्रोल डी सेलेक्ट। देखो अब मैं इसको डिलीट भी कर, अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं मोहित मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको आसानी से डिलीट कर सकता हूँ लेयर को। देखो बस एडिट करने के लिए हमें क्या होता है कि अलग अलग लेयर पे काम करना पड़ता है, जितनी लेयर आपके पास अलग होंगी उतना ही एडिट अच्छा होगा। अब इसके पास लेयर नहीं है, इस इंटीरियर से मैं ले, यानी अगर मेरे पास इसकी बहुत सारी लेयर होती, लैम्प की अलग लेयर होती, टीवी की अलग होती, तो फर्श की अलग होती, ऊपर पेंट की अलग होती, या सीनरी की अलग होती, तो देखो मैं कितनी आसानी से एडिट कर सकता था इसको, यानी बहुत कितनी आसानी से चेंज हो जाता, डिलीट भी हो जाता, मैं इंटीरियर और भी ऐड कर सकता था। तो बस यही फ़र्क होता है, लेयर हमेशा कोशिश करना न्यू ही रखना, न्यू लेयर पे काम आसानी से होता है। अब आपको पहला ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि पहला ये कि कलर फिल का। सेकंड, अब एक काम करते हैं, सर्कल पे आते हैं और यहाँ पे न्यू लेयर लेते हैं और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल बैक स्पेस, अल्ट से तो दूसरा कलर आ रहा है, कंट्रोल बैक स्पेस से नीचे वाला कलर आ गया बैकग्राउंड वाला, फिर उसके बाद कंट्रोल डी सेलेक्ट। डी सेलेक्ट करना जरूरी है, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। अब देखो ये तो था पहला ऑप्शन कि मैं आराम से कलर फिल कर सकता हूँ। सेकंड, लेकिन अब क्लाइंट कहता है कि नहीं मोहित मुझे ये सर्कल है, सर्कल मुझे यहाँ पे इसका कलर ऑरेंज चाहिए। अब देखो अब इस लेयर को मैं डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी मेहनत है, अगर आप इतनी मेहनत करके कोई काम करेंगे तो उस लेयर को अगर डिलीट ही करना था तो फिर आपने काम ही क्यों किया। अगर एक हफ्ते बाद क्लाइंट दोबारा आता है, कहता है कि नहीं मोहित मुझे इस सर्कल को ऑरेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, सपोज करो यही लोगो है मेरा और लोगो का कलर चेंज करना है, बेनिफिट देखो कहाँ पे है, मेरे पास लेयर अलग है इसकी। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले टूल पे जाना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे लोड सिलेक्शन लेना है। देखो पहला टूल सेलेक्ट होना चाहिए ये वाला, ये दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लेना, सर्कल या ये। राइट क्लिक करेंगे तो पहला आता ऑप्शन लोड सिलेक्शन, लोड सिलेक्शन ओके कर देंगे तो देखो इसकी सिलेक्शन दोबारा चल पड़ेगी और इसका कलर अब मेरे को ऑरेंज चाहिए था, तो किसी भी बॉक्स पे जाके आप इसको ऑरेंज यहाँ पे दे सकते हो। देखो यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस,
अल्ट बैक स्पेस, देखो ऑरेंज आ गया, फिर कंट्रोल डी सेलेक्ट। देखो कितना सिंपल काम है। यानी अब क्लाइंट ये कह रहा है कि मेरे को ऑरेंज चाहिए था और मैंने ऑरेंज कर दिया, ना मेरे को लेयर डिलीट करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि एडिट करना है ना मेरे को, तो इसलिए लेयर हमारे पास अलग अलग होनी बहुत ज़रूरी है। और लोड सिलेक्शन का तो था ये पहला ऑप्शन, ठीक है। सेकंड लोड सिलेक्शन का ऑप्शन आता है ऊपर मेन्यू में, सेलेक्ट मेन्यू में जाना है, लेयर सेलेक्ट, सबसे पहले लेयर सेलेक्ट करनी है, जिस लेयर पे आपको काम करना है वो लेयर आपको सेलेक्ट करनी है। फिर ऊपर जाना है सेलेक्ट के अंदर, और उसके बाद जाना है सीधा लोड सिलेक्शन। देखो बस लेयर ध्यान रखना, लेयर सेलेक्ट होनी जरूरी है। फिर मैं इसको ओके कर देता हूँ, देखो सिलेक्शन दोबारा चल पड़ी। ये था मेरा दूसरा तरीका लोड सिलेक्शन का। अब इसको मैं कलर न्यू चेंज कर देता हूँ, डबल क्लिक करके बॉक्स पे पिंक कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये मैंने पिंक कर दिया, फिर कंट्रोल डी। देखो ये तो था मेरा लोड सिलेक्शन, दूसरा लोड सिलेक्शन। पहला था मेरा यहीं पे राइट क्लिक करके लोड सिलेक्शन, कि मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, सिलेक्शन दोबारा चल पड़ेगी तो। सेकंड था मेरा सेलेक्ट के अंदर लोड सिलेक्शन, और थर्ड लोड सिलेक्शन मेरा आता है कंट्रोल प्रेस करके इस बॉक्स पे क्लिक करना। ये लेयर के जो ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स बना हुआ है, जहाँ पे चेकर बॉक्स बने हुए हैं और शेप दिख रही है, यहाँ पे देखो क्लिक करना। कंट्रोल प्रेस करके मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये मेरा लोड सिलेक्शन चल पड़ा। तो तीनों ऑप्शन आपके पास है, लोड सिलेक्शन आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं इसका कलर चेंज येलो कर देता हूँ। देखो अब आप समझ गए होंगे कि खेल क्या है सारा। सबसे पहले आपको क्या करना है, कलर फिल, कंट्रोल बैक स्पेस, अल्ट बैक स्पेस, कलर फिल। और अगर आपको बैक जाना है तो आपको पता ही है, इसकी 2020 के अंदर कंट्रोल जेड है, और वैसे कोई पुराना वर्जन है फोटोशॉप का तो उसके अंदर अल्ट कंट्रोल जेड है। अब मैं कंट्रोल जेड करके देखो बैक जा सकता हूँ। देखो मैं कंट्रोल जेड करता जा रहा हूँ, देखो ये सब बैक चला जाएगा जितना मैंने काम किया। देखो तो आप समझ गए होंगे सारा। बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सबसे पहला काम आपको न्यू लेयर करना है, न्यू लेयर लेते रहना है, और अलग अलग लेयर पे आपको ये शेप बनानी है, और शेप पे आपको सबसे पहले कलर फिल करना है, और उसके बाद इसका कलर चेंज करना है, एडिट करना है इसको। अलग अलग लेयर पे हम कितनी आसानी से काम कर सकते हैं, देखो तो इसलिए हमने अलग अलग लेयर ली। और अब आते हैं इसकी बॉर्डर लाइन। अब बॉर्डर लाइन के लिए अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले लोड सिलेक्शन दोबारा लेना है, कंट्रोल और इसके बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो लोड सिलेक्शन चल पड़ेगी। अब मुझे बॉर्डर लाइन देनी है तो राइट क्लिक करके सीधा स्ट्रोक डाल देना है। स्ट्रोक के अंदर 3 ऑप्शन आते हैं, देखो यहाँ पे इनसाइड, सेंटर, आउटसाइड। विड्थ इसकी 1 पिक्सल है, 1 पिक्सल यानी दिखेगा भी नहीं। मैंने आपको बताया था एक बॉक्स 300 ppi यानी 1 इंच के अंदर 300 बॉक्स, तो अभी 1 पिक्सल है तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो मैं इसके अंदर 20 कर देता हूँ या 20 कर देता हूँ। और देखो इनसाइड मतलब जो भी बॉर्डर लाइन आएगी लाइन के अंदर आएगी, सेंटर मतलब 50% अंदर लाइन के, 50% बाहर, आउटसाइड मतलब सिर्फ लाइन के बाहर। अब मैं सबसे पहले काम करता हूँ आउटसाइड, ओके कर देता हूँ, तो बॉर्डर लाइन इस लाइन के आउटसाइड आई यानी अंदर नहीं आई। फिर कंट्रोल जेड करता हूँ, बैक जाने के लिए कंट्रोल जेड। फिर मैं एक काम करता हूँ, राइट क्लिक करके स्ट्रोक लगाता हूँ दोबारा। अब इनसाइड कर देता हूँ, इनसाइड मतलब लाइन के अंदर। देखो पहले आउटसाइड थी बाहर, अब इनसाइड है अंदर। फिर मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर राइट क्लिक करके स्ट्रोक लगाता हूँ। अब सेंटर, सेंटर मतलब दोनों तरफ यानी लाइन के देखो अंदर बाहर दोनों, 50% अंदर 50% बाहर, तो यानी लाइन सेंटर में आ गई स्ट्रोक के। अब काम खत्म होती कंट्रोल डी। देखो सिंपल सा काम है, सबसे पहले कलर फिल करना है, कंट्रोल बैक स्पेस, अल्ट बैक स्पेस। फिर बैक जाने के लिए कंट्रोल जेड, और अगर पुराना वर्जन है फोटोशॉप का बैक जाने के लिए तो फिर अल्ट कंट्रोल जेड। और तीसरा लोड सिलेक्शन लेके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो मतलब इतना इजी और अच्छा सॉफ्टवेयर। आपको सिर्फ न्यू लेयर लेना है, लेयर डिलीट करना आना चाहिए, कलर फिल करना आना चाहिए। और अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। देखो अब मेरे को स्ट्रोक चाहिए, सिर्फ मेरे को अंदर फिल नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ध्यान देना न्यू लेयर पे। देखो पहले आई चेक कर लेना कि इस लेयर ये लेयर यूज़फुल है कि नहीं है। अगर इसके अंदर कोई काम कर रखा होगा तो फिर आपको न्यू लेयर लेनी पड़ेगी यहाँ से, लेयर 5, क्योंकि अगर 4 अगर कोई इमेज होती है 4 के अंदर या कोई डिज़ाइन होता है तो आपको 5 न्यू लेयर लेनी पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, एक और बॉक्स बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप सीधा स्ट्रोक डालना चाहते हैं, देखो स्ट्रोक डालना है तो आपको अंदर कलर फिल नहीं करना पहले, यानी आपको कंट्रोल बैक स्पेस दबाने की जरूरत नहीं है, सीधा कंट्रोल जेड करो, पीछे बैक जाओ, आपको सीधा सिलेक्शन लेना है और सीधा राइट क्लिक कर देना और सीधा स्ट्रोक, तो इनसाइड 20, तो ये सीधा बॉर्डर लाइन आ जाएगी। फिर कंट्रोल डी कर देना, डी सेलेक्ट, ठीक है। तो अब सीधा स्ट्रोक लाइन आ जाएगी। अब मेरे को इसके बॉर्डर, ये भी मेरी खाली लेयर है, इस पर भी डाल के देख लेते हैं। देखो अब मैं काम करता हूँ, एक बॉक्स लेता हूँ, पूरा मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने न्यू लिया था साइज़, और इसके अंदर फिर मैं सिलेक्शन चल रही है, मेरी लेयर भी मेरी न्यू है, लेयर सेलेक्ट कर रखी है। सीधा स्ट्रोक पे चलते हैं और इनसाइड है, ओके कर देते हैं। देखो
लेकिन देखो अब बॉर्डर लाइन मेरी यहाँ भी आ गई। मैंने अब क्या किया, फिल नहीं किया, डायरेक्ट मैंने स्ट्रोक डाल दिया। तो मतलब दोनों काम हो सकते हैं, चाहो आप फिल करो उसके अंदर भी स्ट्रोक डाल सकते हो, बिना फिल के भी आप स्ट्रोक डाल सकते हो। लेकिन देखो कितना बेनिफिट है मेरे को, अब मेरे पास लेयर कितनी सारी हैं, देखो अलग अलग हैं सारी। देखो ये बॉर्डर लाइन, अगर एक क्लाइंट कहते हैं नहीं मोहित ये बॉर्डर लाइन अच्छी नहीं लग रही हटा दो, तो ये सीधा आई ऑफ कर दो, बात ही खत्म। यानी आपके पास लेयर अलग है, कितना बेनिफिट है आपको यहाँ पे। फिर देखो ये तो आई, ये लेयर का फ़र्क पड़ता है। बस आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, न्यू लेयर लेते जाना है और लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे शेप बनानी है और कलर फिल करना है, बस 2 पे काम करना है। और तीसरा अगर लाइन टूल है, एक न्यू लेयर ले लेते हैं। लाइन टूल भी मैं आपको बता ही देता हूँ, ये भी इस पे है ना फिल नहीं जाएगा, इसके अंदर कलर फिल नहीं होगा क्योंकि लाइन के अंदर कितना आ जाएगा काम। तो इसके अंदर सीधा आपको राइट क्लिक करके सीधा स्ट्रोक डालना है, वो भी सेंटर में। बस सेंटर में स्ट्रोक डालती कंट्रोल डी, देखो लाइन टूल ऐसे आ जाएगा। तो समझ गए होंगे, सीधा इसको स्ट्रोक डालना है, इसके अंदर फिल का कोई काम नहीं है। अगर दूसरी लाइन है तो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर दो। अभी न्यू देखो, न्यू लेयर लेना मत भूलना, ध्यान रखना हर चीज़ के लिए न्यू लेयर, ताकि आप बाद में इसको डिलीट या एडिट कर सको। अगर हो सकता है कि डिज़ाइन ना अच्छा लगे सामने वाले को फिर, तो इसलिए न्यू लेयर लेना ज़रूरी है। अब न्यू लेयर ले ली, खाली लेयर है मेरी, राइट क्लिक किया मैंने, ये स्ट्रोक डाल दिया और इसके बाद स्ट्रोक डालने के बाद सीधा सेंटर और ओके। देखो कलर चेंज कर सकते हो, आपको पता ही है कलर चेंज, तो कंट्रोल डी। तो अब आप समझ गए होंगे सारा खेल। देखो आई ऑफ कर देता हूँ। सारा खेल किस चीज़ का था, अभी टूल का है, अभी मैंने पहला टूल यूज़ किया सिर्फ, और दूसरा लेयर पैनल का। इसका ऑप्शन बार ये होता है ऊपर, देखो ये जो फेदर लिखा हुआ है, स्टाइल, ये मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में, क्योंकि आपको सिर्फ अभी बेसिक पे ध्यान देना है। अगर बेसिक अच्छा होगा तो ही आपका फोटोशॉप अच्छा होगा। तो अभी आपको सिर्फ यहाँ पे बॉक्स बनाने हैं, सर्कल बनाने हैं, लाइन बनानी है और इस पर कलर फिल करना है, लोड सिलेक्शन लेके कलर चेंज करना है और स्ट्रोक डालना है। बस इन चीज़ों पे आपको अभी वर्क करना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा वेट, हाइट, 8 बिट क्यों रखते हैं, मोड कौन सा बेस्ट है, RGB ऑनलाइन के लिए, डिजिटल RGB है, पिक्सल इंचेस, यहाँ पे पिक्सल पे काम करना है, RGB है तो बैकग्राउंड। और अब आपको ये सारा मतलब बेसिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। अगर आपको वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।